आर्थिक गोल्स हम सभी के होते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इन्हें जल्द से जल्द पहचान लें और निवेश की शुरुआत करें। योर मनी में आज भी हम आपको देंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटवाल। आपका स्वागत है पंकज जी। तो आज यहाँ पर योर मनी में हम चर्चा करेंगे एंटरप्रेन्योर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग पर। अगर आप खुद अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वो क्या क्या तैयारी है जो आपको करनी पड़ेगी, जानते हैं पंकज जी से। पंकज जी, यहाँ पर अगर आपके पास निर्धारित इनकम नहीं आती है हर महीने, या अगर आप कुछ अपने करियर शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट हो, आपको तैयारी दोनों एंगल्स पर करनी पड़ेगी। खासतौर से फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपकी पुख्ता नहीं हुई तो आगे चल के आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में क्या होगा वो थंब रूल एंटरप्रेन्योर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है, जब आप कभी सोचते हैं कि आप शायद जॉब है पहले से आपका, उसको छोड़कर और अपना खुद का छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस तरह से तो कुछ टाइम ले पहले। कई बार दिखाई गया कि आप किसी अंडर प्रेशर जॉब छोड़ दिया और उसके बाद में सोचते हैं खुद का बिजनेस कर लेंगे। इतना आसान नहीं होता है, तो प्लानिंग पहले से करनी बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार आपने जॉब छोड़ा और उसके बाद में सोचा कि मैं जो काम कर रहा था उसी में करने वाला हूं, वहां पे मेरा ये इतने महीने करूंगा, और स्पेशली व्हेन यू वर वर्किंग इन सर्विस इंडस्ट्री तो ऐसा लगता है कि इस तरह काम करेंगे तो पैसा तो आ ही जाएगा, बट वैसा नहीं होता है। तो पहली चीज, आपको अपना पर्सनल कैश फ्लो और साथ साथ बिजनेस का कैश फ्लो दोनों ही अलग से बनाना चाहिए कि आपका इनफ्लो क्या होगा बीच में और आउटफ्लो क्या होगा। आपको कम से कम 2 साल की सैलरी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा अपने काम से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली। अगर आप वो जो काम कर रहे हैं कर भी लेंगे तो भी मार्केट से पैसा नहीं आता है, पैसा अटक जाता है। आप बिल रेज करते हैं और अब नए होते हैं तो आपका पेमेंट तो और भी डिले होता है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपने लिए एटलीस्ट 2 साल की जो सैलरी है उसका पहले अरेंजमेंट करें। यानी आपको कहने का मतलब है कि इमरजेंसी कंटिजेंसी फंड बनाया जाए पहले अपने लिए? कंटिजेंसी तो एक चीज है, हम कंटिजेंसी बोलते हैं सिर्फ कि इमरजेंसी अगर आ जाए तो उस केस में पैसा होना चाहिए, जो कि हम यूजुअली बोलते हैं 3 to 6 मंथ ऑफ योर एक्सपेंसेस। बट यहाँ पर क्योंकि 3-6 मंथ नहीं, 2 साल तक आपके पास सैलरी नहीं आने वाली है, ये सोचकर आप 2 साल के लिए उतने पैसे का बंदोबस्त करें। पर होता क्या, कई बार अगर वो प्लानिंग नहीं हुई तो लोग क्या करते हैं, जो पैसा कुछ रखा भी साथ में, चलो ये आपने प्लानिंग कर ली, अपनी पर्सनल यूज के लिए आपने एक फंड बनाया, लेकिन बिजनेस के लिए अगर बराबर से नहीं बनाया, क्योंकि क्या होता है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके जो एम्प्लॉइज हैं, चाहे आप 2 एम्प्लॉय रखें या 4 रखें, उनकी सैलरी देनी ही पड़ेगी। अगर आप उनकी सैलरी 1 महीने डिले करोगे वो छोड़ देंगे आपका जॉब। इसके लिए आपको उनकी सैलरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, इंटरनेट, इवन चाय कॉफी का जो खर्च है ऑफिस में, बहुत सारे छोटे छोटे खर्च होते हैं। आपका कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब खर्चे होते हैं जो कि आपको अगर बराबर से प्लानिंग नहीं की तो मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आपका मार्केटिंग प्लान, ये नहीं कि सिर्फ आपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट किए, लेटर प्रिंट किए, कंपनी फॉर्म की और आप बिजनेसमैन बन गए। आपकी मार्केट प्लानिंग, अपनी मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी होगी, उसके लिए रिसर्च कितना किया हुआ है, वो सब जानना बहुत जरूरी है। इस तरह से अपने बिजनेस के लिए कितना खर्च होगा अगले 2 साल में जब तक ब्रेक इवन नहीं आता है, और साथ ही पर्सनल अपने खर्चों के लिए कितना पैसे की जरूरत है, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, लोग अगर ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए बहुत आसान होता है कि 2 साल की सैलरी मैंने साइड में रख दी है, लेकिन अगर जो अपने बिजनेस के लिए खर्चे हैं वो नहीं रखे हैं तो वहां से विड्रॉ होना चालू हो जाता है। और फिर वो जो आप 2 साल की बात कर रहे थे वो 6 मंथ में ही पूरा पैसा खत्म हो जाता है। उसके बाद ना आपकी सैलरी स्टार्ट हुई कंपनी से, ना आपके अपने खर्चे के लिए पैसे बचे, फिर दोबारा से जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसके लिए बराबर से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और ये लेके चले कि कम से कम 2 साल तक आपको मिनिमम एक ब्रेक इवन में टाइम लगेगा। उस टाइम के लिए पूरा कंपनी के लिए जो खर्च होने वाला है वो, और साथ ही आपका जो पर्सनल खर्चे हैं, जो भी ईएमआई है, बच्चों की फीस है, वो सब बंदोबस्त होना चाहिए। और एक बात और जरूरी है कि जब ऐसा सोच रहे हैं उससे पहले आप डेट फ्री हो जाएं, आपकी कोई ईएमआई का बर्डन ना हो, वो बहुत ही अच्छा विकल्प है। साथ ही क्या होता है कि जो पेमेंट आपके पास आने वाली है उसके लिए ध्यान रहे कि जितनी जल्दी पेमेंट आएगा उतना अच्छा होगा। तो आप ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आरटीजीएस और एनईएफटी का यूज करें ताकि जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में पैसा आए, बिकॉज कोई भी बिजनेस के लिए अपने पास कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। क्लियरली, अब यहाँ पर तो बात हो गई है बिजनेस में पैसे कहाँ से आपको ऑर्गेनाइज करने चाहिए, कहाँ से आपको फंड्स इकट्ठा करने चाहिए, लेकिन अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स के पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो भी आपने कहा कि आपको एक मुश्त रकम जमा कर लेनी चाहिए ताकि आगे चल के वो पैसे बिजनेस में ना लगे, तो इस अवधि में आपको वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करके रखने चाहिए ताकि आपका पैसा ही आपको कमा करे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
यहाँ पर क्योंकि आपकी इनकम वहां से नहीं हो रही है, तो ऐसा एक तो लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। आप पैसे को ब्लॉक ना करें, मतलब उस टाइम पे स्पेशली आप पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है अप्रिसिएट भी हो, बट जरूरत के समय आप निकाल ना पाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो पैसा आपका एक तो लिक्विड होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर आपको रेगुलर इनकम हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में हो या इंटरेस्ट के रूप में इनकम हो, या फिर आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इक्विटी में आपको डिविडेंड के रूप में इनकम हो रही हो। बट रेगुलर इनकम होना बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम बिजनेस से ना सही बट कुछ इनकम तो वहां से रेगुलरली आपके पास आ रही हो। तो लिक्विडिटी का ध्यान रखें, पैसे को बिल्कुल लॉक ना करें और ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जहां पर कि आपको एक पीरियडिकल इनकम होती रहे। उस बात को ध्यान में रख के आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। ये वक्त वो होता है जब आपको ग्रोथ की से ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत होगी आपके अपने इन्वेस्टमेंट पर। साथ ही इंश्योरेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपने जो पैसा रखा है, कुछ ऐसी दिक्कत आ गई तो वो पैसा बिजनेस वाला भी और पर्सनल भी शायद खर्च हो जाए। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब का होना बहुत ही जरूरी है। और जब आप जॉब छोड़कर अपना खुद का ये बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हो, उस वक्त में ही आपको ये सब चीज कर लेनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ आपका बिल्कुल बराबर हो। कंटिजेंसी फंड अपनी जगह पर हो, 2 साल का कम से कम आपकी सैलरी का एक अरेंजमेंट हो। ये सब करने के बाद में आप अच्छे प्लान के साथ और एक अच्छा मेंटर ढूंढकर आप एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करें। अपने बिजनेस के लिए किस तरह की इंश्योरेंस करवा के रखनी चाहिए फिर? हाँ, उसके लिए देखिए, एक तो आपका जो ऑफिस है उसमें जो भी आपके ऑफिस के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो एसी हो, कंप्यूटर्स हो, उसका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। साथ में अगर आपका जिस तरह का भी काम है, अगर थर्ड पार्टी लायबिलिटी वहां पर ऐसे हो सकती हैं, पब्लिक लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, उस तरह की आपकी कोई चीजें हैं तो वो भी होना चाहिए, ताकि अगर किसी ने कल को किसी तरह का कुछ सामने से केस किया तो वो सब आपके ऊपर ना आए। और ऐसे इंश्योरेंस कवर अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी इंडेमिनिटी कवर्स अवेलेबल हैं, तो वो सब एंटरप्रेन्योर को जरूर करने चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। चलिए, तो यहाँ पे अगर आपका भी सपना है एंटरप्रेन्योर बनने का, तो हमने आपको टिप्स बता दिए हैं। बस आपको अपना सपने को कितने पैसे आपको लगेंगे, थोड़ी सी आपको यहाँ प्लानिंग करनी होगी बेसिकली। अगर आप कुछ अपने दम पे शुरू करना चाहते हैं तो फिलहाल योर मनी ने आपको तमाम टिप्स दे दिए हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, और हमारे पहले दर्शक यहाँ पर गाजियाबाद से सौरभ हैं फोन लाइन पे। नमस्कार सौरभ, आपका सवाल क्या है? नमस्कार, मेरा सवाल है कि मैं अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं अभी मेरी एज 35 इयर्स है और मैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। मैं पीपीएफ करता हूँ, फिक्स डिपॉजिट्स करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स भी करता हूँ, शेयर्स भी करता हूँ एंड यूलिप वगैरह करता हूँ। तो आपके शो में काफी बार बोलते हैं कि अगर आपके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं और मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स हैं तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ भी मैं हेल्प लेने चाहता हूँ, मुझे लगता है कि सब लोग कमीशन पे काम करते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग रियल असिस्टेंस। वो अपने कमीशन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनको और मुझे ट्रस्ट करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कहाँ पे मुझे असिस्टेंस मिल सकती है? आपने कहा है कि आपने अपने लिए एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन आपने हमें अपने फंड्स की डिटेल्स नहीं दी हैं। जी हाँ, मैंने मेरा SIP लगभग 50,000 का है और उसमें मेरे लार्ज कैप, मीडियम एंड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स और बैलेंस फंड्स 5-5 हजार रुपए में है। और आपने ये जो फंड्स जोड़े हैं अपने पोर्टफोलियो में, आपने सलाह लेके ये सारे फंड्स शामिल किए हैं? हाँ, ये मैंने सलाह ली है। मेरे ICICI बैंक में वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट है, तो जो मेरा रिलेशनशिप मैनेजर है उन्होंने मुझे एडवाइस किया। चलिए, आपका सवाल यहाँ पर बेसिकली टर्म प्लान आपके पास नहीं है सौरभ? नहीं, टर्म प्लान मुझे कोई देता नहीं है क्योंकि मेरी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और मैं हमेशा रिजेक्ट हो जाता हूँ। ओके, लेकिन आपने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है? मुझे ऑफिस की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है और मैंने एक बैंक ऑफ बड़ौदा से भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जिसमें मेरी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन 4 साल बाद कवर होगी।
ओके, चलिए बताते हैं आपको आपकी मदद योर मनी से हम कैसे कर सकते हैं। पंकज जी, यहाँ पे इन्होंने अपने लिए काफी अच्छा खासा पोर्टफोलियो तो बनाया हुआ है, हालांकि फंड्स की डिटेल्स नहीं है तो हम फंड्स पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी अप्रोच आपको कैसे लगती है? देखिए, अगेन उसमें क्योंकि म्यूचुअल फंड कहना बहुत एक इजी वर्ड होता है, पर म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं। डेट होता है, इक्विटी है, बैलेंस है, गोल्ड है, फिर इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, सेक्टर फंड। तो अब इनके पोर्टफोलियो में क्या है वो देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और रिटायरमेंट की उन्होंने बात की थी कि वो गोल सेट किया हुआ है, उसके लिए कुछ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन रिटायरमेंट में जहां तक सवाल है कि हर महीने 1.25 लाख रुपया ये कुछ बोल रहे हैं कि उतना होना चाहिए। आज की अगर 1.25 लाख की इनकम है, उतना ही रिटायरमेंट के बाद 55 ईयर्स के बाद में इनको मिलना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखें तो इनके पास करीब करीब, अगर मैं एक इन्फ्लेशन 7% लेके चलता हूँ और रिटर्न 8% पोस्ट रिटायरमेंट, और क्योंकि अर्ली 55 में इनको रिटायर होना है तो 80 साल की भी अगर उम्र लेके चलते हैं तो करीब 13 करोड़ रुपए होने चाहिए। बट मेरा कहना यह है सौरभ जी आपको कि जब आप बोलते हो कि 1.25 लाख की आज की इनकम है, बट आपके एक्सपेंस 1.25 लाख के नहीं है, उसके आगे आप उसमें से पैसा सेव भी करते हो, तो आपको जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो तो आपको एक्सपेंस देखना चाहिए कि आज का एक्सपेंस कितना है, और वो एक्सपेंस आपको ये देखना चाहिए कि उसमें से बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जो रिटायरमेंट के वक्त पूरे हो चुके होंगे, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्चा है या फिर कोई ईएमआई वगैरह है, वो सब पूरा हो चुका होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस है उसको एक इन्फ्लेशन की दर से आप बढ़ाकर फिर देखें फ्यूचर में कितना खर्च होने वाला है, तो वो हिसाब से शायद वो 13 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कम में आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी रकम काफी अच्छी खासी लगेगी। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसको अलाइन करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा आपका एलोकेशन इक्विटी में होना चाहिए। अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड का आप चुनाव करें और अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। आप एक बार रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो को, या फिर हो सकता है यहां पर दोबारा से सवाल भेजें ताकि वो दोबारा लिया जा सके और हम उस पर रिव्यू कर सकें। आपके पास अच्छे इक्विटी फंड लंबे समय के लिए होने चाहिए, और साथ में दूसरे आप डेट फंड को भी इग्नोर ना करें, वो भी आपके लिए जरूरी है। क्लियरली सौरभ, आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने फंड्स की डिटेल्स योर मनी को वापस से भेज सकते हैं और हम आपके फंड्स देके आपको बताएंगे कि आपका निवेश का पोर्टफोलियो कैसा है। यहाँ पे जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की अब तक शुरुआत की हुई है उससे आप लगातार करते रहें। थोड़े से अपने गोल्स पे शायद आपको रिवर्क करना होगा, और आपने अभी तक रिटायरमेंट का ही गोल अपने लिए फिक्स किया हुआ है। आई एम श्योर आपके और भी कई सारे गोल्स होंगे, तो उसकी डिटेल्स भी आप योर मनी को दीजिए और हम आपकी करेंगे कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं इंदौर से सुजॉय का सवाल। इन्होंने हमें सवाल भेजा हुआ है। बेसिकली इन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं और 10 साल के लिए 2 फंड में कम से कम 50,000 रुपए ये निवेश करना चाहते हैं और 20% का रिटर्न चाहते हैं ये इस निवेश से। तो चलिए, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली अपने अमाउंट नहीं बताया है, जो भी ये रकम इकट्ठा करना चाहते हैं 10 साल के बाद अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उसकी डिटेल्स नहीं दी इन्होंने हमें। लेकिन ठीक है, बच्चों की पढ़ाई का गोल है और 10 साल का समय है। और क्या लगता है आपको किन फंड्स में निवेश कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितना बनाना है, सीधा बता दिया है कि 20% चाहिए, जो कि मैं बहुत इससे बोलूंगा कि शायद ये एक बड़ा एक्सपेक्टेशन है। और कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो रियलिस्टिक आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हो सकता है इक्विटी आपको एक साल में 50% रिटर्न भी दे दे, लेकिन ये भी होता है कम भी दे। तो एवरेज आप अगर 12% का रिटर्न लेके चलेंगे इक्विटी से तो आपको खुशी होगी, शायद उससे अच्छा आपको रिटर्न मिल जाए। आप 20% मन में लेके चलेंगे तो शायद निराशा भी हो सकती है। तो ये इसके बजाय आप सोचें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50-50 हजार रुपए करना है आपको, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप 2 फंड में उसको डिवाइड कर दीजिए, एक लार्ज कैप फंड और एक मिड कैप फंड। अच्छे फंड्स जो अच्छे परफॉर्मिंग फंड हैं, लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है। नए फंड की बजाय आप अगर एक एग्जिस्टिंग फंड में करेंगे तो वो एक अच्छा विकल्प होगा आपके लिए। तो आप इस बात को मन से निकाल दें कि 20% मिलेगा तो आप करेंगे, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म में किसी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया होगा उसको लेके करेंगे तो शायद वो रिस्की हो सकता है। अच्छे फंड का चुनाव करें और लंबे समय के लिए निवेशित रहें। फंड्स के नाम बताना चाहेंगे आप? हाँ, अगर आप लार्ज कैप में बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप एक अच्छा फंड है लार्ज कैप में, और साथ ही आप बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में भी कर सकते हैं। और मिड कैप के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड, बिरला
प्योर वैल्यू फंड, ये अच्छे फंड्स हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने दो फंड्स का नाम जानना चाहा था हमसे सुजॉय, लेकिन आपको 4 फंड्स हम यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, एक्सिस इक्विटी फंड, बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड और फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी फंड। ये 4 फंड्स आपको योर मनी रेकमेंड कर रहा है। और हाँ, आपको अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने पैसे इकट्ठा करने हैं, ये भी आपको मेरे ख्याल से कैलकुलेट करना होगा, और तब जाके आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, शो पे आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। और सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स योर मनी के FB के पेज पर देख सकते हैं।